Assalamualaikum dear students. My name is Faisal. Today I will discuss about the 9th class biology unit number 1. My topic is the level of organization. इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में. ओके कह रहे हैं all type of a matter are made up of a element. ओके कह रहा है जितने भी एलिमेंट है वो किससे मिलके बने होते हैं? वो मैटर से मिलके बने होते हैं. एंड ईच एलिमेंट्स कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम. और हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ क्या होते हैं? एटम होते हैं. एटम का मतलब क्या होता है? जिससे मजीद काट ना किया जा सके, जिससे मतलब फर्दर डिवाइड ना किया जा सके. इसकी डेफिनेशन भी है एटम. इसके अगर टू पार्ट्स किए जाए तो आ का मतलब क्या होता है? नॉट. एंड टोम्स का मतलब क्या होता है? कट. जिससे मजीद कट ना किया जा सके. इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन तरह के क्या होते हैं? इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बायो एलिमेंट. बायो एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपरों में रिपीट होता रहता है. बायो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? आउट ऑफ द 92 काइंड ऑफ एलिमेंट, 92 काइंड ऑफ एलिमेंट में से दैट्स आर occur in nature 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं 92 काइंड ऑफ एलिमेंट, जिसमें से 16 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम लोग बायो एलिमेंट्स बोलते हैं. अच्छा अब इसके अंदर की बात करें हम लोग, 16 में से 6 एलिमेंट्स जो कि आपके पास ये नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी का टोटल 99% पार्ट बनाते हैं. जिसमें से अदर 10 मॉलिक्यूल आपके पास हैं पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, जो कि हमारी बॉडी का 1% मास बनाते हैं. अच्छा इस एलिमेंट की कुछ परसेंटेज यहाँ पर बताई हुई है. ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%. ये आपकी बुक में सामने एक बॉक्स बना हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा. ये भी एमसीक्यू के लिहाज से आप लोगों ने इसको याद करना है. नेक्स्ट हमारे पास लेवल नंबर 2 है मॉलिक्यूलर लेवल. अब हम लोगों ने बात कर ली बायो एलिमेंट्स की. बायो एलिमेंट्स के बारे में फर्दर वो आपको बता रहा है. इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स डू नॉट occur इन आइसोलेटेड फॉर्म. जो बायो एलिमेंट्स है वो अलग अलग नहीं पाए जाते, बल्कि वो आपस में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं. इस स्टेबल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो डेफिनेशन देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स डू नॉट occur इन आइसोलेटेड. आइसोलेटेड क्या होता है? जो अलग पाए जाए. रदर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट, ये अलग अलग नहीं पाए जाते, इसकी बजाय कंबाइन मिलकर रहते हैं. इसके फॉर्म में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं. जब ये आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे. तो क्या कह रहा है? द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच अ बॉन्डिंग कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल. इसमें क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं. इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, इसमें पढ़ेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रो वर्ड निकला हुआ है स्मॉल से, वो मॉलिक्यूल जिनका वेट क्या हो? स्मॉल हो, क्या बोलते हैं? माइक्रो. और मैक्रो बोलते हैं वो वाले मॉलिक्यूल जिनका वेट क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, सब क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल. तो डेफिनेशन देखें, माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद मॉलिक्यूलर वेट लो. वो क्या कह रहे हैं? वो वाले मॉलिक्यूल जिनका वेट क्या होता है? लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं. इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज एंड वाटर. नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल. इसकी तीन एग्जांपल इसने दी हुई हैं, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस से मौजूद होते हैं. स्टार्च आप लोग जो आलू खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें स्टार्च होती है. उसके अलावा प्रोटीन, जितने भी आप लोग अंडे खाते हैं, गोश्त, दालें, वो सारा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए क्या होते हैं? निहायत ही जरूरी होते हैं. नेक्स्ट है लिपिड्स. लिपिड्स किसमें होते हैं? जितने भी आप लोग ऑयल खाते हो, इसमें फैट शामिल है, चर्बियां शामिल हैं, वो सारे उसके अंदर क्या होते हैं? लिपिड्स पाए जाते हैं. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जैसे मक्खन शामिल है, घी शामिल है, वो सारे लिपिड्स में शामिल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लेवल नंबर 3, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल. ऑर्गेनेल्स क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल. अब आपने याद रखना है, जितने भी लेवल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड में ऐड करेंगे, सेकंड वाला थर्ड में ऐड करेंगे, तो उनको आपने तरतीब से याद करना है, तो आपको डेफिनेशन नहीं भूलेंगे. अब बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, उससे पहले बायो एलिमेंट्स पढ़ा था. बायो एलिमेंट्स मिलकर बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं.
और बायोमॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, और ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल लेवल बनाएंगे, और सेल लेवल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएंगे ऑर्गेनिजम्स लेवल। तो डेफिनेशन हमारे पास है ऑर्गेनेल्स की। इफ अ बायोमॉलिक्यूल असेंबल, असेंबल कहते हैं मिलना, इन अ पार्टिकुलर वे एड फॉर्म ऑर्गेनेल। ओके, कह रहे हैं कि जब बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, मुंसलिक होते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, ऑर्गेनेल्स बनाता है। ये क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे, आपके पूरा टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है सेल लेवल। सेल लेवल क्या होते हैं, व्हेन ऑर्गेनेल्स, ये वाले ऑर्गेनेल्स जब आपस में असेंबल होते हैं, मिलते हैं, इससे क्या बनती है, यूनिट ऑफ लाइफ बनती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल लेवल बोलते हैं। सेल की एग्जांपल नर्व सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपने इसको सेट पे करके लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल नंबर 4, टिश्यू लेवल। अब हम सेल की बात करेंगे, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो डेफिनेशन देखें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो बड़े ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होते हैं, सेल ज्यादा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आगे ये डेफिनेशन आपके पास आएगी, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सिमिलर सेल आर ऑर्गेनाइज, इसमें एक जैसे सेल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज आपस में मिलते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर रिपीट होता रहता है। इसकी दो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की एग्जांपल फर्दर है ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, जबकि एनिमल की बात करें मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास है अगला लेवल ऑर्गन, ये दोनों आपस में कंबाइन है, ऑर्गन एंड ऑर्गन यहाँ पर मैंने अलग करके लिखे हुए, और ये आपके बोर्ड के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट होता रहता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीट होता रहता है। ऑर्गन डेफिनेशन देखें ऑर्गन की, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे हायर, मतलब वो वाले जानदार जिनके ग्रुप्स पड़े हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन शामिल है, बाकी एनिमल शामिल हैं। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें एक से ज्यादा टिश्यू मिले, हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। क्या कह रहा है कि उनके फंक्शन क्या हो, एक ही जैसे हो और आपस में मिले, तो उनके मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, यूनिट बनता है। उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारा स्टमक, मैदा। मैदा क्या करता है, हमारे फूड को स्टोर करता है और खुराक को हजम करने में क्या करता है, मदद देता है। इसके फर्दर 2 तरह के हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे और साथ में मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसकी एग्जांपल देखें, स्टमक, स्टमक इज एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन होता है स्पेशलाइज्ड फॉर फूड डाइजेशन, जो क्या करता है, आपकी जो प्रोटीन वाली फूड होती है उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और इसका काम क्या है, आपकी खुराक को मतलब उसको स्टोर करके रखना। इसकी 2 तरह के टिश्यू की बात करें हम लोग, तो एपिथेलियल टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, ये स्टमक के अंदर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को खारिज करता है, जिससे होता क्या है, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे प्रोटीन की क्या होती है, डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक बार, मैदे की दीवारों को क्या करनी होती है, इसने कंट्रैक्शन करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है, जिससे फूड क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जिससे खुराक को मजीद तोड़ा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। एंड मूव फूड टू द पोस्टीरियर एंड, और फूड को क्या पर भेजा जाता है, पोस्टीरियर पिछले साइड पे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाता है इसको मजीद। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गन, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। डेफिनेशन देखें, डिफरेंट ऑर्गन, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, जो एक ही तरह का काम करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर, और वो आपस में मिले इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और मिलके क्या बनाए, ऑर्गन सिस्टम बोले, हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपकी ओरल कैविटी माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ से आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लिवर और पैंक्रियास, ये सारे क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं। सारे मिलके क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैदे का काम है
फूड को ग्राइंड करना। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? फूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उनको ऑब्जर्व करना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जो वाटर है और कुछ अदर साल्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना। उसके साथ साथ जो लिवर और पैंक्रियाज होते हैं उन्हें कुछ जूस को खारिज करना होता है, जिससे हमारी फूड क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम होता है दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसमें करना क्या होता है? डाइजेशन का अमल करना होता है, मतलब हाजमे का अमल करना होता है। मेजर ऑर्गन फ्रेमवर्क, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोलते हैं हमारे माउथ को, मुंह को बोलते हैं। स्टमक, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, लिवर बोलते हैं जिगर को, उसके साथ साथ पैंक्रियाज बोलते हैं लबलबे को। ये भी क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट जूस को खारिज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेवल नंबर 6 है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक पूरा जानदार बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ इंडिविजुअल लेवल। जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले उनके मिलने से क्या बनता है? इंडिविजुअल लेवल बनता है। इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है व्हेन अ मैन एंगेज इन अ कंटीन्यूअस। एंगेज कहते हैं मसरूफ रहना। जब कोई आदमी मसरूफ रहता है लगातार और हार्ड एक्सरसाइज के अंदर, नॉट ओनली इज मसल वर्क, ना सिर्फ उसके मसल काम करते हैं, बट आल्सो देयर इज अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसके साथ साथ क्या होती है? उसकी सांस की रफ्तार भी तेज होती है। जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज होती है और सांस की रफ्तार भी तेज होती है। तो उसके साथ साथ क्या होता है? हमें फूड चाहिए होती है ताकि क्या हो? हमारे मसल को सही तरीके से क्या हो? फूड मिले और वो सही से काम करे। आगे वो क्या कह रहे हैं? हार्ट बीट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, मतलब इस काम को मजीद चलाने के लिए क्या चाहिए होती है? मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। एंड फूड फॉर द टू द मसल, और खुराक चाहिए होती है किसके लिए? मसल्स के लिए, ताकि वो क्या हो सके? एनर्जेटिक हो और सही तरीके से क्या करें? वो काम करें। दे नीड फॉर द कंटिन्यूअस वर्क, मतलब उस काम को जारी रखने के लिए। जैसे एक आदमी है, उसको फूड मिली, पूरा दिन वो काम कर सकता है। एक वो आदमी जिसको खुराक नहीं मिली, हो सकता है वो 2 घंटे काम करे, 4 घंटे करे, 5 घंटे करे, उससे ज्यादा काम वो नहीं कर सकता। क्यों? उसके जो मसल्स है वो फटीग हो जाएंगे, मतलब वो थक जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल नहीं मिल रहा, उसके मसल्स क्या हो जाएंगे? फटीग हो जाएंगे। तो उसको काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है? एटीपी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, जिससे क्या होगा? उसके मसल फटीग नहीं होंगे और वो लगातार काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही तरह की स्पीशीज जो एक ही जगह पर और एक ही टाइम के अंदर रहे, हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन लेवल बोलते हैं। डेफिनेशन देखें, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इसके अंदर क्या होती है? सेम स्पीशीज होती है, एक जैसी स्पीशीज होती है। लोकेटेड एट द सेम प्लेस, ये आपके पास दूसरा वर्ड है। पहला था सेम स्पीशीज, सेम प्लेस, जो एक ही जगह के अंदर रहती है इन द सेम टाइम, और एक ही वक्त के अंदर रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल, द बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल क्लास। बायोलॉजी के तालिब इल्म जो बायोलॉजी की क्लास में मौजूद है वो वहां की क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ रैट प्रेजेंट इन राइस फील्ड, मतलब चूहों की तादाद जो कि चावलों के खेत के अंदर मौजूद है, हम कह सकते हैं वो वहां की क्या है? पॉपुलेशन। या फिर आपके बुक में एक एग्जांपल इसके मेंशन है, वो आप लोग देख सकते हो। ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, अगर हम बात करें 2010 की, कंप्राइसिस मुश्तमिल है इस पे 173.5 मिलियन। अगर 2010 की आबादी की बात करें तकरीबन 17.5 मिलियन के करीब, मतलब 17.5 करोड़ आबादी पाकिस्तान की, वो उस वक्त की क्या कहलाती है? उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीशीज, जो कि पॉपुलेशन के बिल्कुल सामने एक छोटे से बॉक्स में लिखी हुई है, ये भी आपको बताना चाहिए, और ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी रिपीट होगी। A group of organism capable of interbreeding and produce fertile। ओके, कह रहा है कि वो वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में जेनेसिस तौलीद कर सकते हैं और उससे उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बाबर होंगे, मतलब वो भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखें, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कैट की। कैट के जो बच्चे होंगे उसी जैसे ही होंगे, ठीक है। इंसानों के बच्चे इंसान जैसे ही होते हैं, तो ये उसकी क्या कहलाती है? ये स्पीशीज कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? इस एनवायरनमेंट का वो एरिया जहां पर जानदार रहते हो,
उस जगह का क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। तो डेफिनेशन मेंशन है, द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे माहौल का वो हिस्सा, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर लिव, जहां पर जानदार रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहैबिटेड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का वो हिस्सा, इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज। ओके, कह रहा है कि जमीन का वो हिस्सा जहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो कम्युनिटीज है वो रहती हूँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर लेवल। इसी के लास्ट पे डेफिनेशन है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या होता है, ये किस्म की इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। फॉर एग्जांपल हम लोग लिविंग है, हम इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, इस एनवायरनमेंट के अंदर बेशुमार चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग है, हम उनके साथ रहते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोन